हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंग एकेडमी। आज हम लोग नियो फंक्शनलिज्म के अंतर्गत अपने थिंकर्स जेफरी अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और डिफ़ाइन करेंगे कि उन्होंने नियो फंक्शनलिज्म के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। नव प्रकार्यवाद एवं नव मार्क्सवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन नव प्रकार्यवाद। क्लासिकल प्रकार्यवाद की कमियों के निराकरण हेतु तथा इन महान सिद्धांतों की प्रासंगिकता को बनाए रखने के उद्देश्य से नव प्रकार्यवाद का विकास हुआ। क्लासिकल प्रकार्यवाद अर्थात प्रकार्यवाद की जो पुरानी अवधारणाएं हैं, जो पुराने सिद्धांत हैं, उनमें कुछ कमियां थी। कमियां ऐसी जो कि सही से डिफ़ाइन नहीं कर पा रही थी कि वास्तव में समाज में कैसे क्यों और किस प्रकार कार्य हो रहे हैं। जो सिद्धांत बनाए गए उनका आधार सही से डिफ़ाइन नहीं था। तो इस प्रकार की कमियों को आगे क्या आने वाले सोशियोलॉजिस्ट ने ढूंढा और उन्हें बताया कि किस प्रकार की कमियां क्लासिकल प्रकार्यवाद में थी। सन 1985 के करीब संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया। अलेक्जेंडर, जेफरी अलेक्जेंडर्स, रिचर्ड मंच एंड लकमैन तथा कुछ अन्य समाजशास्त्रियों ने प्रकार्यवाद की कमियों की पहचान की और नव प्रकार्यवाद को विकसित किया। अर्थात अलेक्जेंडर्स, मंच और लकमैन जैसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने ये पहचाना कि क्लासिकल प्रकार्यवाद में कुछ कमियां हैं जो कि सही से डिफ़ाइन नहीं कर पा रही अपने सिद्धांतों को। तो इसके लिए उन्होंने नव प्रकार्यवाद को विकसित किया, जिसे हम नियो फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। नव प्रकार्यवाद पार्सन्स का जर्मन निर्वचन है तथा यह पार्सन्स से प्रारंभ होता है और पार्सन्स पर ही समाप्त होता है। पार्सन्स का निर्वचन है अर्थात पार्सन्स ने जो प्रकार्यवाद के बारे में अपनी अवधारणाएं दी, अपने सिद्धांत दिए, ये नव प्रकार्यवाद का आधार वही हैं। उन्हीं के बारे में ही नव प्रकार्यवाद बताता है, किंतु वह उसको रीडिफाइन करता है। निर्वचन मीन्स होता है रीडिफाइन करना, अर्थात पार्सन्स की जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी उनके सिद्धांत हैं, उन सबको एक रीडिफाइन किया गया है नव प्रकार्यवाद में। उनको नई तरीके से बताया गया है। उसमें जो कमियां थी उनको नई तरीके से उनके निराकरण के लिए चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पॉल कोलोमी ने स्पष्ट बताया, ठीक इसी के बारे में ही उन्होंने बताया है जो ऊपर हमने बताया कि पार्सन्स से प्रारंभ होता है, पार्सन्स पर ही समाप्त होता है। तो इसके बारे में उन्होंने पॉल कोलोमी ने स्पष्ट कहा है कि प्रकार्यवाद मरा नहीं है, तो प्रकार्यवाद समाप्त नहीं हुआ है। इसके विपरीत ऐसे लक्षण प्रकट हुए हैं कि प्रकार्यवादी परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके अलावा जो नियो फंक्शनलिज्म बना है वो सिर्फ ये डिफ़ाइन करता है कि प्रकार्यवादी परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रकार्यवाद मरा नहीं है। प्रकार्यवाद के ही सिद्धांत हम लोग आगे बताते हैं, आगे डिफ़ाइन करते हैं। उन्हीं को ही हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया, सिर्फ रीडिफ़ाइन किया है उनको। मेन पॉइंट है कि उनका निर्वचन किया गया, पार्सन्स का निर्वचन हुआ, इसको रीडिफ़ाइन किया गया। इसको एक अलग रूप में भी आलोचकों ने कहा है कि नव प्रकारवादी सिद्धांत वही पुराना प्रकार्यवाद है, अर्थात अंतर वस्तु वही है, केवल बोतल बदल दी गई है। अर्थात मेन थीम, मेन थॉट वही है प्रकार्यवाद का, सिर्फ उसको बताने का नज़रिया बदल दिया गया, उसको बताने का तरीका बदल दिया गया है। इसके मेन जो सोशोलॉजिस्ट थे जिनके बारे में हम अपने कोर्स यूजीसी में पढ़ेंगे तो वो हैं अलेक्जेंडर। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। वो हैं नियो फंक्शनलिज्म। नियो फंक्शनलिज्म बुक में इन्होंने सबसे पहले 1985 में अपने ये नव प्रकारवाद की अवधारणा को दी अलेक्जेंडर ने। इसके बाद है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने पार्सन्स का जो भी थॉट्स थे, जो भी सिद्धांत थे, उनका रीडिफाइन किया, उन्हें रीडिफिनेशन उनकी की है। थर्ड है एक्शन एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट एंड फोर्थ है नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड। ये जो बुक्स हैं ये अलेक्जेंडर्स की हैं और ये चारों बुक्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब हम लोग अलेक्जेंडर्स की न्यू फंक्शनलिज्म की टेंडेंसीज़ के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में जानते हैं कि अलेक्जेंडर कौन थे और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्जेंडर अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और इन्हें नौ प्रकारवाद का जनक माना जाता है। 1985 में इनकी बुक न्यू फंक्शनलिज्म संपादित हुई, जिसके बाद ये सिद्धांत समाजशास्त्र में आया और इनका स्वयं जन्म 1947 में अमेरिका में हुआ था। वैचारिक दृष्टि से अलेक्जेंडर मार्क्सवादी रहे हैं। 1970 में अलेक्जेंडर ने स्वयं को नव मार्क्सवाद से अलग किया है। वैचारिक रूप से अलेक्जेंडर मार्क्सवादी रहे मीन्स अलेक्जेंडर जब अपने छात्र एज में थे, जब अब स्टूडेंट एज में थे, तब वे मार्क्सवाद की तरफ, उनके संघर्ष की तरफ, उनके एग्रेसिव जो भी सिद्धांत थे उनको मानते थे, उनके अनुसार ही अपना थिंकिंग करते थे। किंतु बाद में 1970 के आसपास अलेक्जेंडर ने का झुकाव नव प्रकारवाद की तरफ हुआ और वो नव मार्क्सवाद से अलग हो गए। इसके बारे में अलेक्जेंडर ने स्वयं कहा है कि नव प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत नहीं है, यह केवल एक झुकाव है। अर्थात नव प्रकारवाद में कोई अलग से सिद्धांत, कोई नए तरीके के विचारों को, किसी भी नए तरीके की अवधारणाओं को नहीं डिफ़ाइन किया गया है, बल्कि पुरानी ही जो अवधारणाएं थी संरचनात्मक प्रकारवाद से रिलेटेड जो भी अवधारणाएं थी उनको सिर्फ रीडिफ़ाइन किया है, उनमें जो भी कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। इसलिए अलेक्जेंडर ने स्वयं कहा है कि कोई विकसित सिद्धांत नहीं है, यह केवल एक झुकाव है। पार्सन्स की बुक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन का निर्वचन से अलेक्जेंडर ने अपनी बुक थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी में किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्सन्स की किस बुक का रीराइटिंग की है, रीडिफाइन किया है अलेक्जेंडर ने। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन का रीडिफाइन किया है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी में। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रकारवाद में नवीन संशोधनों के आधार पर ही कोलोमी भी कहते हैं कि प्रकारवाद मरा नहीं है, इसे पुनर्जीवन का कार्य जर्मन समाजशास्त्र में और विशेष रूप से हैबरमाश के कार्य में भी देखा जा सकता है। प्रकारवाद के बारे में कोलोमी ने जो डिफ़ाइन किया उसमें अलेक्जेंडर के साथ साथ हैबरमाश का भी नाम दिया है, जिसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो थिंकर है वो हैबरमाश भी हैं अलेक्जेंडर के बाद। अलेक्जेंडर ने उन समस्याओं का उल्लेख किया जो संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद अर्थात हमारा क्लासिकल प्रकारवाद, जिसके बारे में पार्सन्स ने बताया है, जिन्हें नौ प्रकारवाद द्वारा दूर किया जाना है। जो समस्याएं बताई हैं उन्हें नौ प्रकारवाद द्वारा दूर किया जाना है। अब वो समस्याएं थी कौन? इसके अंतर्गत व्यक्तिवाद विरोधी, परिवर्तन विरोधी, परंपरावाद विरोधी, आदर्शवाद विरोधी तथा अनुभवजन्य पक्षपात विरोधी आदि को योजनाबद्ध रूप से दूर करने तथा विशेष रूप से सैद्धांतिक स्तर पर दूर करने से है। अर्थात अलेक्जेंडर ने नौ प्रकारवाद में संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित जो कमियां थी, व्यक्तिवाद विरोधी, अर्थात संरचनात्मक प्रकारवाद में व्यक्ति के महत्व को निगलेक्ट किया गया। उन्होंने सिर्फ संरचना को इम्पोर्टेंस दी है, उनके अनुसार संरचना ही सब कुछ करता है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, इसका विरोध किया गया है। उन्होंने परिवर्तन का विरोध किया है, अर्थात संरचनात्मक प्रकारवाद में परिवर्तन का विरोध किया गया, अर्थात उन्होंने कहा है कि परिवर्तन नहीं होता है। जो भी संरचना में एक बार डिफाइन हो गया, संरचना जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से निरंतर चलती रहती है, बट ऐसा नहीं है। नौ प्रकारवाद में कहा गया है कि परिवर्तन होता है, व्यक्ति और संरचना के दोनों में आपस में अंतरक्रिया में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार की अवधारणाएं नौ प्रकारवाद में दी गई हैं। परंपरावाद विरोधी है, आदर्शवाद विरोधी है और अनुभवजन्य के पक्षपात का विरोधी है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन समस्याओं को नौ प्रकारवाद में दूर किया गया है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं अलेक्जेंडर्स की। सबसे पहले कि अलेक्जेंडर ने परंपरागत प्रत्यक्षवाद को पूर्णतया निरस्त करके उत्तर प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्र के एक आधार के रूप में स्वीकार किया है। उत्तर प्रत्यक्षवाद तार्किकता पर अधिक निर्भर करता है। वे उत्तर प्रत्यक्षवाद को वैध और उपयोगी विधि मानते हैं, जिससे कि वैध निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्यक्षवाद के बारे में हम लोगों ने अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड उनकी थ्योरीज पढ़ी हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या है, अर्थात वो समाज को एक तर्क के आधार पर देखता है, लेकिन उनके तर्क में भी कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं।
तर्क की भी एक सीमा है उनकी। उत्तर प्रत्यक्षवाद में तार्किकता पर अधिक निर्भरता बताई गई है, अर्थात किसी भी चीज़ को सिर्फ कह देने या समझ लेने या देख लेने पर नहीं मानना है, उसको तर्क की कसौटी पर कसना है। अलेक्जेंडर ने उत्तर प्रत्यक्षवादी है जिसके अंतर्गत तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया गया है, और ये 9 प्रकारवाद का भी एक पार्ट है कि उसमें उत्तर प्रत्यक्षवाद को इम्पोर्टेंस दी गई है और तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया गया है। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है तब वह व्यवस्था के मानक को स्वीकार करने के लिए करता है या वह उस क्रिया को उपयोगी समझकर करता है। यह सैद्धांतिक तर्क प्रकारवाद के एक बहुत बड़े दोष का निराकरण करता है। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति कोई क्रिया करता है तब वह व्यवस्था के मानक को स्वीकार करने के लिए करता है। यहाँ पे मानक इम्पॉर्टेंट है, व्यवस्था के मानक को स्वीकार करने के लिए, अर्थात हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो मानक तैयार किए गए हैं, जो पैरामीटर्स तैयार किए गए हैं, उनके आधार पर उनको मानते हुए व्यक्ति कोई क्रिया करता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि कोई व्यक्ति रोड पे बाईं साइड चल रहा है, लेफ़्ट साइड चल रहा है, तो लेफ़्ट साइड वो क्यों चल रहा है? क्योंकि व्यवस्था में एक नियम बनाया गया है कि हाँ, अगर आप लेफ़्ट साइड चलोगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से चल सकते हो, आप भी सेफ़ रहोगे। तो व्यक्ति इसलिए उसको स्वीकार करता है, ना कि संरचना की कोई बाध्यता है उसके ऊपर। वो चाहे तो राइट साइड भी चल सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वो ये नियम बना दिया गया, व्यवस्था बना दी गई, और वो व्यक्ति पर डिपेंड करती है कि वो उसे कितना मानता है। और इसका नेक्स्ट है, या वह उस क्रिया को उपयोगी समझकर करता है। एक और भी कारण है कि वह व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो संरचना के दबाव में नहीं कर सकता, हो सकता वो उसको उपयोगी लगती है इस वजह से वो करे। जैसे अगर हम मान लें कि रोड पर बस आ रही है और वो बस स्टैंड पर रुकती है, ये एक मानक हो गया, नियम हो गया, लेकिन वो बस स्टैंड पर रुक कर बस का वेट करता है, उसके बाद उस पर चढ़ता है। ये वो इसलिए करता है क्योंकि बीच में रोकने पर किसी को परेशानी ना हो, बस को भी ना परेशानी हो, तो ये उसको उपयोगी समझता है कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, संरचना का जो नियम है, कार्य है, उसको उपयोगी है, इसलिए हमें वो करना चाहिए। तो ये 2 कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, ना कि सिर्फ हम ये कह दें कि संरचना की बाध्यता के कारण करता है। संरचना की बाध्यता के कारण करता है, ये चीज़ प्रत्यक्ष उसमें संरचनावाद में कही गई है, संरचनात्मक प्रकारवाद में बताई गई है। पार्सन्स ने यही बताया है कि संरचना, समाज की जो संरचना है वो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। 9 प्रकारवाद में इसका खंडन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 9 प्रकारवाद समाज को अंतःक्रिया में संलग्न विभिन्न तत्वों द्वारा निर्मित मानता है। समाज को अंतःक्रिया में संलग्न विभिन्न तत्वों में हम सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं लेंगे, व्यक्ति और समाज में हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें उपस्थित विभिन्न तत्व, जितने भी तत्व हैं व्यवस्था को जो बनाए रखते हैं, उन सभी तत्वों के परस्पर अंतःक्रिया को ही 9 प्रकारवाद ने एक समाज माना है। और व्यवस्था के तत्व ये भी कहते हैं कि व्यवस्था के तत्व परस्पर जुड़े हुए होते हैं तथा उनकी अंतःक्रिया किसी बाहरी शक्ति से निश्चित नहीं होती है। इस प्रकार प्रकारवाद एक कारणीय निश्चयवाद को नकारता है। एक कारणीय निश्चयवाद, जो हमारा क्लासिकल प्रकारवाद है, वो एक कारणीय निश्चयवाद को मानता है, अर्थात वो सिर्फ यही कहता है कि संरचना ही सब कुछ है, संरचनात्मक जो प्रकारवाद है वही सब कुछ है। बट 9 प्रकारवाद ये मानता है कि इसके अलावा समाज सिर्फ संरचना नहीं, सबके संरचना के जो विभिन्न तत्व हैं और स्वयं व्यक्ति जो है, ये सभी अंतःक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं और इनसे समाज आगे बढ़ता है, इनसे हमारी व्यवस्था आगे चलती है। अर्थात एक कारणीय निश्चयवाद को नकारा गया है 9 प्रकारवाद में। नेक्स्ट, क्रिया और संरचना दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये भी एक कारणीय निश्चयवाद का एक पार्ट है कि क्रिया अर्थात व्यक्ति जो क्रियाएं करते हैं और संरचना जिन पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और जिनके इफ़ेक्ट से व्यक्ति क्रिया करता है, दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्रिया संरचना को प्रभावित करती है और संरचना क्रिया को प्रभावित करती है। यह क्रिया के तार्किक एवं अभिव्यक्ति मूलक पक्षों को जानने में रुचि रखता है। अर्थात 9 प्रकारवाद ये भी जानने की कोशिश करता है कि कोई भी क्रिया व्यक्ति ने क्यों किया, और अभिव्यक्ति अर्थात जो क्रिया किया है उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से हुई है।
ये दोनों ही मेन पॉइंट हैं जो कि हम लोग इसमें डिफाइन कर 9 प्रकारवाद में डिफाइन किया जाता है कि क्रिया आखिर क्यों की गई है, कैसे की गई है और इसका प्रभाव संरचना पर क्या पड़ा है। इसका भी अध्ययन 9 प्रकारवाद में किया जाता है। तो ये भी अर्थात क्रिया के तार्किक एवं अभिव्यक्तिमूलक पक्षों को जानने में 9 प्रकारवाद रुचि रखता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि समाज में एकीकरण के संरचनात्मक प्रकारात्मक पक्षों में रुचि रखता है। समाज में एकीकरण के अर्थात जो हमारी सामाजिक संरचना है, उसको जो विभिन्न तत्व हैं वो एक साथ मिलकर एक दूसरे से अंतःक्रिया करके ही समाज को आगे बढ़ाते हैं, हमारी सामाजिक क्रियाओं को आगे करते हैं। तो इसे एकीकरण रूप दिया है 9 प्रकारवाद में। तो एकीकरण के संरचनात्मक प्रकारात्मक पक्षों में रुचि रखता है ये 9 प्रकारवाद के। आखिर कैसे सब एक साथ सम्मिलित होकर कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से दोनों की अंतःक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन करता है। यह संतुलन में भी रुचि रखता है। संतुलन में अर्थात क्रिया और संरचना, इन दोनों के मध्य संतुलन भी बनाता है कि व्यक्ति सामाजिक जो संरचनाएं हैं उनके साथ संतुलन रखकर अपना बिहेवियर कर सके। विपथगमन एवं सामाजिक नियंत्रण को सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता मानता है। 9 प्रकारवाद ये मानता है कि विपथगमन अर्थात विचलन और सामाजिक नियंत्रण अर्थात जो नियम हमारे व्यवस्था में बनाए गए हैं जिससे कि सामाजिक नियंत्रण रखा जा सके, ये सारी चीज़ें समाज के लिए आवश्यक हैं। वो इनको सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता मानता है अर्थात समाज के लिए आवश्यक है कि किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज की पृथक रूपों में पहचान करनी चाहिए। यह सामाजिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। 9 प्रकारवाद व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज, इन तीनों की पृथक रूप में डिफाइन करता है कि ये तीनों पृथक रूप में आखिर क्या हैं, कैसे समाज में संरचना में कार्य करते हैं और कैसे संरचना के द्वारा इफ़ेक्टिव होते हैं। व्यक्तित्व अर्थात व्यक्ति के पर्सनल जो टेंडेंसीज़ होती हैं, व्यक्ति की पर्सनल जो क्रियाएं होती हैं, उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया। संस्कृति अर्थात जिस तरीके का कल्चर व्यक्ति यूज़ करते हैं अपने समाज में उन्हें, और खुद समाज अर्थात संरचना जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी संस्कृति को अपनाता है, व्यक्ति अपनी संस्कृति को क्रिया रूप में करता है। इन तीनों चीज़ों के कोई पृथक रूप में डिफाइन किया है 9 प्रकारवाद में। यह सामाजिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण है कि इन तीनों को अलग अलग डिफाइन करना चाहिए, सिर्फ एक को ही इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए जो जैसा कि क्लासिकल प्रकारवाद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज में परिवर्तन के लिए विभेदन जरूरी है। अर्थात जो हमने ऊपर बताया कि अलग अलग पृथक रूप में पहचान करनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि विभेदन करना जरूरी है कि संरचना क्या कर रही है, हमारे व्यक्ति क्या कर रहा है, हम जो अंतःक्रियाएं हैं वो कैसे डिफाइन हो रही हैं, इनको सबको तार्किक स्तर पर निरीक्षण करना उनका बहुत ही आवश्यक है, ऐसा अलेक्जेंडर कहते हैं। यह विभेदन प्रक्रिया सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के मध्य होती है। अर्थात हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है, हमारी जो सांस्कृतिक क्रियाएं प्रतिक्रिया हैं और हमारा जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, व्यक्ति के जो स्वयं की सोच होती है, उसके स्वयं की जो क्रियाएं होती हैं, उसके स्वयं की जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करना चाहिए, ना कि एक में मर्ज करके देखना चाहिए। ये एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ संतुलन भी बनाए रखते हैं, लेकिन ये अपने सेल्फ में अपनी इंडिपेंडेंट जगह पर अगर हम देखें तो भी ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था में तनाव पाया जाता है जो परिवर्तन एवं नियंत्रण दोनों का स्रोत है। अर्थात तनाव अर्थात कोई भी चीज़ करना, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, इस तरीके की चीज़ें जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में आती हैं, तो ये परिवर्तन और नियंत्रण दोनों के स्रोत होते हैं। अगर हम किसी भी संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं, किसी भी संरचना की क्रियाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें तनाव का पाया जाना अनिवार्य, तनाव ऑब्वियसली पाया जाता है। नियंत्रण, अगर हम किसी भी सामाजिक व्यवस्था में नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो भी तनाव पाया जाता है, क्योंकि नियंत्रण करने से कुछ क्रियाएं रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है तो सिर्फ इन परिस्थितियों में करना है। तो ऐसी चीज़ें, तो ये भी एक इसका पार्ट है कि परिवर्तन और नियंत्रण दोनों के जब प्रोड्यूस किए जाते हैं, दोनों जब समाज में सामाजिक व्यवस्था में अपनाए जाते हैं तो तनाव अपने आप आता है।
ये भी नौ प्रकारवाद में डिफाइन किया गया, कहा गया है, जैसा जो कि क्लासिकल प्रकारवाद में नहीं बताया गया है। उनके अनुसार संरचना ही सब कुछ है, संरचना ही दबाव मूलक है, संरचना ही सब पर अपना प्रभाव डालती है। अब हम लोग एक बार अलेक्जेंडर का इवोल्यूशन करते हैं कि अलेक्जेंडर ने आखिर किन किन चीज़ कमियों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले वह व्यक्तिवाद विरोध, दूसरा संरचना ही सब कुछ है, इसका विरोध किया है। व्यक्तिवाद का विरोध नौ प्रकारवाद में किया गया था, तो उसको नौ प्रकारवाद में इस समस्या को दूर किया गया। संरचना ही सब कुछ है, ये कहा गया था। क्लासिकल प्रकारवाद में सामाजिक परिवर्तन का विरोध किया गया था। प्रकारवाद में रूढ़िवाद और आदर्शवाद का विरोध किया। रूढ़िवाद था जो पुरानी परंपराएं हमारी चलती चली आ रही, जिस प्रकार के भी हमारे जो वर्क स्टाइल है, जिस प्रकार के भी हमारी संस्कृति कल्चर है जो पुराना चला आ रहा है, उसका विरोध करना। उसमें अनुभविकता की कमी, अनुभव के आधार पर कि पिछला क्या हुआ वैसा आगे भी हो सकता है, इस तरीके की चीज़ों को प्रकारवाद में नहीं डिफाइन किया गया है। उनके अनुसार सिर्फ संरचना जो है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वही अपने अनुसार व्यक्ति की क्रियाओं को इफ़ेक्ट करती हैं। तो उपर्युक्त प्रकारवाद की कमियों को जेफरी अलेक्जेंडर ने नौ प्रकारवाद द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया है। इसके आधार पर आलोचकों का यही कहना है कि नौ प्रकारवाद वही पुराना पार्सन्स का प्रकारवाद है, अर्थात प्रकारवाद बदला नहीं है, प्रकारवाद के बेस वही हैं, प्रकारवाद के थॉट वही हैं, प्रकारवाद की थिंकिंग वही है। पार्सन्स के ही जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन्हीं को आधार मानकर नौ प्रकारवाद में को बनाया गया है। किंतु बस अंतर इतना है कि नौ प्रकारवाद में प्रकारवाद से भिन्न, प्रकारवाद से अलग उसकी रीडिफिनेशन दी गई है कि अगर कोई चीज़ प्रकारवाद में ऐसी है तो नौ प्रकारवाद में उसको रीडिफाइन किया गया, उसकी आलोचना की गई कि उसका नया स्वरूप ऐसा हो सकता है। सो अलेक्जेंडर ने कहा है कि न्यू फंक्शनलिज्म इज़ अ टेंडेंसी रादर देन अ डेवलपमेंट थ्योरी। यह एक प्रवृत्ति है, ना कि विकसित सिद्धांत। इस तरह की जो थॉट्स, इस तरह की जो लाइंस हैं, जो वो कोटेशंस हैं, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको एक लाइन दे दी कि नौ प्रकारवाद एक प्रवृत्ति है, ना कि विकसित सिद्धांत, किसने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कोट किया है। आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने नियो फंक्शनलिज्म के अंतर्गत जेफरी अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने नियो फंक्शनलिज्म के बारे में अपनी क्या क्या अवधारणाएं दी, उनके क्या क्या विचार थे। और अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम नौ मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके अंतर्गत यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार दिए गए जगरन हैबरमास के बारे में पढ़ेंगे। थिंकर्स जगरन हैबरमास के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं। So thank you for watching my channel Singh Academy. Please like my channel. If you have any confusion or questions, please write in a comment box or send a mail. Email ID is given in my description. Please subscribe my channel for getting more videos updates for UGC NET Sociology third paper and share my channel as much as possible. Thank you so much friends.